हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमारा परफेक्ट कंपटीशन। ये परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है और इस चैप्टर के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो आपके जो शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर किसी भी जो फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल जो है उस इक्विलिब्रियम लेवल की हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम दो अप्रोच के साथ हम पढ़ रहे थे। एक हमारे पास था टीआर और टीसी अप्रोच, यानी कि टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच। कुल आय कुल लागत का जो हमारा दृष्टिकोण है उससे हमने इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो लास्ट क्लास में देख लिया है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो अप्रोच आती है उसको हम बोलते हैं एमआर और एमसी अप्रोच। एमआर का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू, और जो हमारे पास एमसी होता है इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में सीमांत आय और इसको हम बोलते हैं सीमांत लागत। तो इन दो अप्रोच की जो हेल्प से हम एक जो फर्म है उसका शॉर्ट रन के अंदर अल्पकाल के अंदर इक्विलिब्रियम जो लेवल है वो देखेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट जब हम पढ़ते हैं एमआर और एमसी अप्रोच, तो हमें पता होना चाहिए कि आपकी जो एमसी है यानी कि मार्जिनल जो कॉस्ट है वो क्या होती है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो क्या होती है। वैसे तो इन दोनों की जो हम स्टडी लास्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं डिटेल में, तो उसकी क्लासेस भी आप देख सकते हैं पहले। तो फर्स्ट हमें जो अभी पता होना चाहिए वो ये है कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है जिसको हम एमसी बोलते हैं और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सीमांत लागत। तो सीमांत लागत आपकी क्या होती है? सीमांत लागत का मतलब है कि जब आप किसी गुड का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना चेंज आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी भी गुड्स की जो है वो 10 यूनिट का आप प्रोडक्शन करते हैं और जब आपने इन 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो आपकी जो कॉस्ट आई है वो आई है आपकी 100 रुपीज़। तो इस 100 रुपीज़ को हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। अब आप एक और एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यानी कि आप एक और एडिशनल यूनिट 11th यूनिट का जब आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होकर 100 से कितनी हो जाती है? 120 रुपीज़। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें चेंज कितने का आया है? उसमें चेंज आया है +20 का। और ये +20 आपका चेंज किसका है? जो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पर प्रोडक्शन करा है, एक एक्स्ट्रा यूनिट का, यानी कि जो आपने 11th यूनिट प्रोडक्शन करा है उस 11th यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज़। तो ये इस 20 रुपीज़ को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और जो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास होती है तो इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं TCN-1, यानी कि आपकी जो पहले वाली जो कॉस्ट है उसको हम माइनस कर देते हैं किस में से? जो आपके पास फाइनल कॉस्ट आई है उसमें से। तो हमारे यहाँ पर जो 120 है उसको हम बोलते हैं TCN, और ये हमारे पास जो 100 हो जाता है इसको हम बोलते हैं TCN-1। तो अगर आप 120 में से आप माइनस करते हैं 100 तो हमारे पास जो 20 आता है इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि सीमांत लागत। दूसरा जो हमारे पास कंसेप्ट आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। और मार्जिनल रिवेन्यू का जो ये कंसेप्ट है ये क्या होता है कि जब आप किसी गुड की एक एक्स्ट्रा यूनिट को आप सेल करते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट आप जब बेचेंगे तो उससे आपकी टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया है, उस चेंज को हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए आप किसी भी गुड्स की 5 यूनिट जो है वो आप सेल करते हैं, आपने 5 यूनिट जब आपने सेल करी तो इससे आपकी जो टोटल रिवेन्यू है वो आपको मिली है 200 रुपीज़ के इक्वल। तो ये 200 आपके पास क्या है? TR है। एक और चीज़ जो आप यहाँ पे रखेंगे कि जो TR है टोटल रिवेन्यू है उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है P/Q, यानी कि प्राइस को आप क्वांटिटी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास जो निकल के आती है वो टोटल रिवेन्यू आपके पास आ जाती है। अब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट और सेल करते हैं, यानी कि जब आप +1 आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करी जिसको हम 6th यूनिट बोलते हैं,
तो इससे आपकी जो टोटल रिवेन्यू है वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 120 रुपीज़, नहीं सॉरी 220 रुपीज़, यानी कि 220 रुपये आपकी हो गई। तो आपकी जो टोटल रिवेन्यू है इसमें कितना चेंज आया है, इसमें चेंज आया है यहाँ पर जो इन दोनों का चेंज है वो है आपका +20 रुपीज़। ये +20 रुपीज़ जो आपकी रिवेन्यू इंक्रीज़ हुई है, इसका कारण क्या है कि आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो यहाँ पर सेल करी है। तो ये जो आपके पास +20 रुपीज़ है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू, कि आपने जब एक एडिशनल यूनिट सेल करी तो उससे आपकी टोटल रिवेन्यू में जो चेंज आया है वो। जब हम बात करते हैं मार्जिनल रिवेन्यू की, तो इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास कि TR टोटल रिवेन्यू TRN माइनस में TRN माइनस में 1। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। और एक और फॉर्मूला इसमें हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा Q, यानी कि टोटल रिवेन्यू में जितना चेंज आया है और जो आपकी क्वांटिटी में जितना चेंज है उसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं आपकी मार्जिनल रिवेन्यू। तो ये हमारे पास दो इसके फॉर्मूले होते हैं और ये जो मार्जिनल कॉस्ट और जो मार्जिनल रिवेन्यू है उसका सिंपल मीनिंग हमारे पास आता है। इसके बाद जब हम इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि MR इज़ ग्रेटर देन MC, यानी कि जब आपकी मार्जिनल रिवेन्यू ग्रेटर देन है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से, तो आपकी जो MC है वो एक तो बढ़ रही होगी, यानी कि जो आपकी सीमांत लागत है वो इंक्रीज़ हो रही होगी। सेकंड आपका ये है कि जो आपकी फर्म है वो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने आउटपुट को बढ़ाती है, यानी कि अपने उत्पादन को बढ़ा रही होती है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट आप जब सेल करते हैं, कि मान लेते हैं आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करी है और जब आप इसी यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी जो टोटल जो कॉस्ट है आपकी मार्जिनल, उसमें कितना चेंज आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपके पास कोई गुड X है, इस X गुड की आपने जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस किया तो इसका प्रोडक्शन करने से, जब आप इसका प्रोडक्शन करेंगे तो एक तो इसकी जो कॉस्ट है उसमें चेंज आएगा, तो और दूसरा जो चेंज आएगा वो आता है सेल्स में, कि जब आप इसको बेचेंगे तो आपको जो सेल है उससे कुछ ना कुछ आपको रिवेन्यू मिलेगी। तो जो कॉस्ट आएगी उसको हम बोलेंगे MC, और जो आपके पास रिवेन्यू आएगी जो सेल करने से उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रिवेन्यू। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि जब आपने इस एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया तो उस टाइम पे आपकी जो कॉस्ट आई है वो आई है आपकी 20 रुपीज़, लेकिन जब आपने इसी यूनिट को बाज़ार में सेल किया तो उस टाइम पे आपको जो इनकम अर्न हुई है इससे वो आपको 30 रुपीज़ हुई है। तो यहाँ पे ये शो करता है कि जो आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू है, यानी कि MR जो है वो ग्रेटर देन है किससे, MC से। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो जो फर्म है आपकी मार्केट में काम कर रही है उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहे होते हैं, और जब प्रॉफिट किसी भी फर्म के इंक्रीज होते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना ही पसंद करती है और प्रोडक्शन कंटिन्यूसली उसका इंक्रीज होता चला जाता है। इसके बाद एक कंडीशन हमारे पास आती है कि जहाँ पर आपकी MR इज़ स्मॉलर देन MC, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो आपके पास MC है वो ग्रेटर देन होगा किससे, MR से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी क्या है, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपकी बढ़ती जाएगी, बट जो फर्म है वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज़ करती है, यानी कि अपना जो उसका आउटपुट है जो उत्पादन कर रही है वो उसको वो कम करती है। तो इसका भी एक एग्जांपल अगर हम लें कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट किसी भी गुड्स की, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो गुड है वो X है, इसकी जब एक एक्स्ट्रा यूनिट का आप प्रोडक्शन करते हैं तो एक तो आपका चेंज आएगा किस में, मार्जिनल कॉस्ट में, और एक चेंज आएगा जब आप इसको सेल करेंगे तो मार्जिनल रिवेन्यू के अंदर। मान लेते हैं कि जब आपने इसका प्रोडक्शन करा तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें चेंज आया है कितने का, यहाँ पर 10 रुपीज़ का, ठीक। लेकिन जब आपने इसी गुड को सेल किया मार्केट के अंदर तो जो आपकी मार्जिनल रिवेन्यू है उसमें चेंज आया है 5 रुपीज़ का। तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि जो इस कंडीशन के अंदर आपकी जो MC है, यानी कि जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर देन है किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से। तो कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, रिवेन्यू आपकी कम है, यानी कि आप जो लागत लगा रहे हैं और लागत तो आपकी क्या है, ज़्यादा है, और आपकी जो आय है वो कम है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपकी फर्म है उसको लॉस होते हैं, और कोई भी जो फर्म है वो लॉस की कंडीशन के अंदर
प्रोडक्शन करना पसंद नहीं करती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसका उत्पादन है उसको फर्म जो है वो कम कर देती है। इसके बाद जो एक कंडीशन आती है वो आती है कि जहाँ पर आपकी MR इक्वल होती है किसके, MC के, यानी कि जितने आप मार्जिनल रिवेन्यू अर्न कर रहे हैं वो आपकी इक्वल होती है मार्जिनल कॉस्ट के। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी जो आपका MC है राइज करता है और जो फर्म है वो रिच्ड कर जाती है अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर, यानी कि जो उसका संतुलन का बिंदु है वहाँ पर वो पहुँच जाती है। और संतुलन का जो बिंदु है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम का लेवल है, उसका मतलब ये है कि फर्म अपने आउटपुट के लेवल में कोई भी चेंज करना पसंद नहीं करती। तो इसको अगर एक एग्जांपल से हम समझें तो इसका मतलब ये है कि जब एक एडिशनल यूनिट जो आपके पास गुड X है, इस गुड X की एडिशनल यूनिट का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो आपकी जो MR है और एक जो आपके पास MC है, इन दोनों में इक्वल चेंज आता है कि आपका जो MR है उसमें भी 10 रुपीज़ का चेंज आया है और जो आपकी MC है उसमें भी क्या है, 10 रुपीज़ का चेंज है। तो यहाँ पर जो आपकी MR और MC है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोई भी जो फर्म है उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हम उसकी फॉलो करते हैं कि एक तो आपका जो MR और MC है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपकी जो MC कर्व है वो इंटरसेक्ट करे किसको, MR कर्व को फ्रॉम बिलो। या हम इसको कह सकते हैं कि इसको हम एक डायग्राम से भी समझेंगे वैसे तो, कि आपका जो MR और MC है वो एक दूसरे के इक्वल ही होता है। और दूसरा जो है आपका जो MC है वो मस्ट बी पॉजिटिव स्लोप्ड, यानी कि जो आपके पास सीमांत लागत वक्र है वो आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हम अगर ड्रॉ करते हैं एक आपका जो सीमांत लागत वक्र है तो वो हमारा कुछ इस U शेप में होता है जिसको हम बोलते हैं MC कर्व। तो ये आपका क्या है कि जब हम बात करते हैं इस पॉइंट तक कि ये आपके पास A पॉइंट है, तो इस A पॉइंट तक का मतलब है कि यहाँ तक तो ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है, यानी कि आपकी मार्जिनल जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। दूसरा ये जो आपकी कॉस्ट जो आपकी अप्रोच है इसको हम बोलते हैं कि इस साइड जो आपका स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे उसके साथ साथ आपकी जो कॉस्ट है वो भी आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ से हमारे दो कंडीशन निकल के आते हैं। एक कंडीशन तो हमारी यही है कि आपकी जो MR और जो MC है वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पे निकल के आती है वो ये है कि आपका जो MC कर्व है वो कट करे MR कर्व को फ्रॉम बिलो, यानी कि जो आपका MC कर्व है वो कट करना चाहिए MR को उसके बिलो से। तो चलिए फिर इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास O एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, OY एक्सिस है। O एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो OY एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक AR और MR कर्व आता है फर्म का, कि जो आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है इसके अंदर जो कोई भी फर्म है शॉर्ट टर्म के अंदर उसकी जो AR और जो MR है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। और इस इक्वल का रीज़न क्या है कि जो फर्में होती हैं वो सिर्फ प्राइस की टेकर होती हैं, वो प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती। तो उस कंडीशन में आपका AR और MR जो है वो इक्वल होते हैं, और इस के बारे में जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी हम पहले की क्लासेस में कर चुके हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक तो आपका MR और जो AR है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आती है कि एक आपके पास यहाँ पे क्या है, MC कर्व है, यानी कि ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो इसकी फर्स्ट पोजीशन देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जो इक्विलिब्रियम है वो इस A पॉइंट के ऊपर हम मान के चलते हैं। तो A पॉइंट को अगर हम टेस्ट करते हैं तो आपकी क्वांटिटी डिसाइड होती है यहाँ पे OQ। तो यहाँ पर A पॉइंट जो है इसके ऊपर दो कंडीशन हमें टेस्ट करनी है। पहली कंडीशन तो हमारी क्या होगी कि आपकी MR और जो MC है वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है वो हमारी होती है कि आपका MC कर्व जो है
वो MR कर्व को कट करे कहाँ से, बिलो से। तो ये दो कंडीशन हमारी एक साथ जहाँ पर फुलफिल होंगी वहाँ पर फर्म का जो है शॉर्ट टर्म के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल होता है। तो अब अगर हम ई पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो जाती है कि आपके पास जो MR और जो MC है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये आपके पास जो MR कर्व है और ये आपके पास MC कर्व है। तो एक कंडीशन तो आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो MC कर्व है वो MR को नीचे से काटे। ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती क्योंकि यहाँ पे आपका कट तो कर रहा है MC कर्व, लेकिन वो अबो से कट कर रहा है, ऊपर से कट कर रहा है। दूसरा इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम ना होने का, कि हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि आपका जो MC कर्व है वो आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड होना चाहिए, कि अगर ये आपके पास MC कर्व है तो ये जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होना चाहिए, मतलब इस तरीके से आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही होनी चाहिए। बल्कि इस पोजीशन में अभी अगर हम बात करें तो यहाँ तक आपकी क्या है, मार्जिनल जो कॉस्ट कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, यानी कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है। और जो मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम हो रही है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है कि जो आपके पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी क्या दिखाती है, यहाँ पर आपकी मार्जिनल जो कॉस्ट है वो ग्रेटर देन है किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से। मतलब ये आपकी कंडीशन आती है लॉस की, कि यहाँ पे जो फर्म है उसको लॉस हो रहा है। तो इस लॉस होने के साथ साथ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कंटिन्यूसली जब आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो जैसे जैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाएगा उस कंडीशन के अंदर जो आपके लॉस हैं वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम जो लेवल है वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा होता है, फर्म में अपना जो प्रॉफिट है उसकी तरफ बढ़ रही होती है। और जब भी किसी फर्म को जो प्रॉफिट है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं तो प्रोडक्शन को कंटिन्यूस जारी रखती है। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आती है। तो दूसरी अगर हम कंडीशन को टेस्ट करें तो ये हमारे पास आता है E1 पॉइंट। इस E1 पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, एक तो AR और जो MR है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। दूसरा आपके पास क्या है, हमारे पास MC कर्व है। तो अगर हम इस E1 पॉइंट को टेस्ट करें तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती हैं, कि एक तो आपके पास MR इक्वल है MC के, यानी कि आपका AR MR जो है कर्व इक्विलिब्रियम है, सॉरी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये जो आपके पास MR कर्व है इसको इसके इक्वल होता है MC कर्व, इस जो आपके पास E1 पॉइंट है। दूसरी जो कंडीशन है कि आपका जो MC कर्व है वो MR को बिलो से कट करे, तो ये आपका जो है वो बिलो से कट करता है E1 पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है इस E1 पॉइंट के ऊपर। और जो हमारे पास एक और कंडीशन थी जिसको हम टेस्ट कर रहे थे कि जो आपके पास MC कर्व है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली स्लोप्ड का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो MC कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप भी आपके पास होता है इस तरीके से यहाँ पर। तो आपके पास जो E1 की पोजीशन है, इस E1 की पोजीशन के ऊपर जो फर्म है वो अपने आउटपुट का डिटर्मिनेशन करती है, और जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसका आउटपुट जो है वो OQ क्वांटिटी यहाँ पर होता है, और इस OQ क्वांटिटी के ऊपर जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो फर्म है उसका शॉर्ट टर्म के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो किस पोजीशन में होता है और उसका डिटर्मिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक जो फर्म है वो शॉर्ट टर्म के अंदर तीन टाइप के जो प्रॉफिट हैं वो अर्न करती है। एक जो उसका होता है उसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम सामान्य लाभ बोलते हैं, और तीसरा हमारे पास आता है मिनिमम लॉस, यानी कि न्यूनतम जो हानि होती है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो एक एक करके हम इनकी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए कोई भी जो फर्म है वो प्रॉफिट अर्न करती है तो उसकी एक कंडीशन है कि अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो उसमें हम ये देखते हैं कि आपकी जो टोटल रिवेन्यू है वो जहाँ पर आपकी ग्रेटर देन होती है टोटल कॉस्ट से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। तो इसका एक अगर एग्जांपल की हम बात करें तो वो हमारे पास क्या आता है कि अगर मान लीजिए आपकी जो फर्म है वो 100 रुपये की जो है रिवेन्यू अर्न करती है, और जो उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट आती है इसकी 80 रुपीज़। तो जो आपके पास माइनस अगर हम इसमें से करते हैं तो ये हमारे पास जो 20 रुपीज़ आता है
ये 20 रुपीज़ आपके पास क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। दूसरा, इसी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं AR और जो आपके पास AC है उसकी अप्रोच के साथ, यानी कि आपकी जो एवरेज रिवेन्यू और जो एवरेज कॉस्ट है उसकी हेल्प से। एवरेज रिवेन्यू जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत आय, और जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट होती है इसको हम बोलते हैं औसत लागत। तो जहाँ पर आपकी जो AR है इसको हम प्राइस भी बोलते हैं, यानी कि ये आपकी हमारे पास जो है वो कीमत के इक्वल होती है। तो इसको डिटेल में हम ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था जहाँ पर हमने रिवेन्यू का जो चैप्टर है उसको स्टडी किया था, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी गुड्स के जो प्राइस है वो अगर 10 रुपये हैं, लेकिन जो उसकी कॉस्ट आ रही है एक यूनिट की वो आपके पास कितनी है 8 रुपीज़ है, तो यहाँ पर आपके जो प्राइस हैं वो ज़्यादा है और कॉस्ट आपकी कम है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो 2 रुपये हैं वो आपके किसके होते हैं प्रॉफिट के होते हैं। 2 रुपीज़ आपका यहाँ पर क्या है प्रॉफिट है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो हमारे पास जो डायग्राम है वो इस तरीके से इसका बनेगा कि हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक हमारे पास O एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है OY एक्सिस है। O एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है यानी कि उत्पादन को, और जो OY एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। ये हमारे पास क्या है एक जो फर्म है उसका AR और जो MR कर्व है वो हमने लिया है, यानी कि AR और जो MR है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दूसरा, इसके बाद जो हमारे पास ये है एक MC कर्व है, और जो MC कर्व है वो पॉइंट E नाम अगर हम इसको दे दें तो पॉइंट E के ऊपर क्या है यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी करता है इक्विलिब्रियम की, कि आपके जो E पॉइंट है इसके ऊपर एक तो आपका MR इक्वल है किसके MC के। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका जो MC कर्व है MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, कि जो आपके पास MC कर्व MR कर्व को बिलो से कट कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन आपकी क्या है इस E पॉइंट के ऊपर फुलफिल होती हैं। तो इसके ऊपर जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और क्वांटिटी डिसाइड होती है OQ, कि एक जो फर्म है वो OQ क्वांटिटी जो है उसका वो प्रोडक्शन करेगी। तो हमें ये तो पता है कि जो फर्म है उसका प्रोडक्शन जो लेवल है वो OQ क्वांटिटी होता है, बट और जो प्राइस है उसका डिटर्मिनेशन भी हो जाता है कि वो जो प्राइस है वो OP प्राइस के ऊपर उसको सेल करेगी। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन पता लग गया और हमें ये पता है कि जो उसके प्राइस है वो हमारे पास क्या है OP है। लेकिन अभी तक हम ये चीज़ यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते कि जो फर्म है उसको प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमारे पास क्या है 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो AR यानी कि जो आपके पास प्राइस है वो, और सेकंड हमारे पास जिसकी हमें नीड पड़ती है वो है आपकी एवरेज कॉस्ट। तो अभी हमारे पास प्राइस है यानी कि एवरेज रिवेन्यू है, और जो हमें एवरेज कॉस्ट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं AC। तो ये हमारे पास क्या है AC कर्व है जिसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व, और इस एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर हम पोजीशन देखते हैं कि जो फर्म है उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी आती है। तो उसकी एवरेज कॉस्ट आती है OP1। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट आपके पास कितनी है OP1। तो एक चीज़ जब हम नोटिस करेंगे कि आपका जो प्राइस है वो है OP, जो कि आपका ग्रेटर देन है किससे, जो आपके पास OP1 कॉस्ट है, यानी कि आपका जो AR है वो ग्रेटर देन है किससे AC से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कि जहाँ पर आप कीमत आप जो ले रहे हैं यानी कि जो आपके प्राइस हैं वो आपके 100 हैं और कॉस्ट जो आपकी आ रही है वो आ रही है आपकी 70 रुपीज़, तो आपके पास जो कंडीशन है वो प्रॉफिट की होती है, और इसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारे पास क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ क्या है फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। और इसको जो डायग्राम है उसके इस पार्ट के द्वारा हम इसको दिखाते हैं कि ये जो हमारे पास डॉटेड पार्ट है ये हमारा आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट। तो एक जो फर्म है उसको इस कंडीशन में जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कि जो आपके पास सामान्य लाभ होते हैं उसकी क्या कंडीशन है।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास जो है वो AR और जो आपके पास AC है वो एक दूसरे के इक्वल है, और ऐसी कंडीशन को ही हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन के अंदर जो है जब आपके नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है तो इसी के अंदर जो है आपके नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड होते हैं किसी भी फर्म के। तो इसको भी एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी कि हमारे पास क्या है, एक दो एक्सिस है, एक हमारे पास O एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है OY एक्सिस है। O एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो OY एक्सिस है इसके ऊपर हमने रेवेन्यू और जो कॉस्ट है उसको यहाँ पे लिया है। एक हमारे पास जो कर्व है ये हमारे पास जो है वो AR और जो MR कर्व है उसको हमने लिया है, और ये हमारे पास क्या है MC कर्व है, और इस MC कर्व के पॉइंट जहाँ पर ये E पॉइंट है, इस E पॉइंट के ऊपर जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम लेवल होता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी दोनों कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कि आपका जो एक तो MR और जो MC है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दूसरा आपके पास जो MC कर्व है वो कट करता है MR कर्व को फ्रॉम बिलो, यानी कि वो नीचे से उसको कट करता है। तो दोनों कंडीशन जो है हमारी यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। तो फर्म का जो आउटपुट लेवल है वो यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि जो फर्म है वो उत्पादन करेगी OQ क्वांटिटी का। तो यहाँ पर हमारे पास OQ क्वांटिटी जो है वो फर्म का जो आउटपुट का लेवल होगा, और जो इसका प्राइस है वो आपके पास OP प्राइस लेवल यहाँ पर डिसाइड होता है। तो ये हमारे पास क्या है AR है, और साथ में हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपके पास प्राइस का लेवल है। तो अगर हमें निकालना है कि जो फर्म है ये प्रॉफिट में है लॉस में है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एवरेज कॉस्ट कर्व की। तो एक एवरेज कॉस्ट कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि आपका टच करता है किस पॉइंट पे, E पॉइंट के ऊपर, और ये E पॉइंट के ऊपर टच करता है किसको, AR कर्व को। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो AR और जो AC है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि आपकी जो औसत आय और जो औसत लागत है वो एक दूसरे के बराबर है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि यहाँ पर आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू है वो भी आपकी 10 है और जो एवरेज कॉस्ट है वो भी आपकी 10 है। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर जो फर्म है उसको नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास नो लॉस नो प्रॉफिट की ये कंडीशन हमारे पास होती है, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनिमम लॉस, जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम जो हानि है वो। न्यूनतम हानि की कंडीशन क्या होती है कि जहाँ पर आपके पास एवरेज जो कॉस्ट है वो ग्रेटर देन होती है किससे, एवरेज रिवेन्यू से, यानी कि औसत लागत आपकी ज़्यादा होती है किससे, औसत आय से। तो इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक आपके पास O एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है OY एक्सिस है। O एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है, यानी कि आउटपुट जो है उसको लिया है, और जो OY एक्सिस है उसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो आपके पास AR और जो MR कर्व है उसको लिया है। जो AR और MR है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक हमने MC कर्व ड्रॉ करा है जो कि E पॉइंट के ऊपर जो आपकी फर्म है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, कि यहाँ पर आपकी दोनों जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो फुलफिल हो जाती है कि आपका जो MR और MC है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और MC कर्व जो है वो MR कर्व को बिलो से कट करता है। तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफिल हो जाती है, और इसी पॉइंट के ऊपर जो आपका क्वांटिटी है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है कि जो फर्म है वो OQ क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी। तो क्वांटिटी कितनी है, OQ है, यानी कि आपका जो आउटपुट का लेवल होगा वो OQ आपका आउटपुट का लेवल होगा, और जो प्राइस है उस प्राइस का भी डिटर्मिनेशन हो जाता है कि आपके जो प्राइस हैं वो कितने हैं, OP हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू है वो भी हमारे पास आ जाती है कि वो हमारे पास जो कीमत है वो OP होगी। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, एवरेज कॉस्ट कर्व की, यानी कि औसत जो लागत वक्र है उसकी आवश्यकता हमें होती है। तो हम एक एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं, और ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये आपका AC हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमारे पास ये एवरेज रिवेन्यू कर्व है इससे ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो इस कंडीशन के अंदर जो कॉस्ट है वो आपके पास कितनी आती है, एवरेज कॉस्ट कर्व,
वो आपके पास आती है OP1। तो यहाँ पे आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है, OP1। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके पास जो OP1 है वो ग्रेटर देन है किससे, OP से। यानी कि ये आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है यानी कि औसत लागत ज़्यादा है, और आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू है यानी कि जो प्राइस है वो आपके कम है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं लॉस की कंडीशन। तो अगर जो डायग्राम में डॉटेड पार्ट है हमारे पास, इस डॉटेड पार्ट को हम बोलते हैं मिनिमम लॉस की कंडीशन, ये हमारे पास होती है। ये हमारे पास क्या है, मिनिमम लॉस की कंडीशन है। और न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखें तो ये दिखता है कि अगर मान लीजिए आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो आपके पास 20 रुपीज़ है, और जो आपके पास एवरेज रिवेन्यू है वो आपके पास 15 रुपीज़ है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो 20 है वो ग्रेटर देन है किससे, 15 से। और इस कंडीशन के अंदर जो 5 रुपीज़ है वो 5 रुपीज़ आपके पास क्या होते हैं, लॉस होते हैं। तो इस तरीके से आप जो फर्म है उसका मिनिमम लॉस निकाल सकते हैं। उसके बाद एक जो कंडीशन हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं शटडाउन सिचुएशन। शटडाउन की सिचुएशन क्या है कि जो फर्म है वो कुछ टाइम पीरियड तक प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन जो फर्म है उसको अगर एक टाइम पीरियड के बाद जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, ये हमारे पास होती है परिवर्तनशील लागत। अब ये परिवर्तनशील लागत है ये क्या होती है, तो देखिए जब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, तो जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट हमारी दो कॉस्ट से मिलके बनती है। एक हमारे पास होती है FC और एक हमारे पास होती है VC। FC जो है इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थिर लागत। तो ये हमारे पास क्या है, स्थिर लागत है। और एक हमारे पास होती है VC जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। अब ये परिवर्तनशील लागत क्या होती है, देखिए जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो एक जो कॉस्ट है वो आपकी प्रोडक्शन के साथ कांस्टेंट रहती है। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास आउटपुट है और ये आपके पास कॉस्ट है, तो इस कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपके पास फिक्स कॉस्ट होती है और एक आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो अगर आप एक 0 यूनिट का मान लेते हैं कि 0 यूनिट का आपने प्रोडक्शन किया तो भी आपकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। आपने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो भी आपके पास 10 रुपीज़ कॉस्ट है। सेकंड का आपने प्रोडक्शन किया तो भी आपकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। तो ऐसी कॉस्ट जो कि आपके प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपकी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत। दूसरी आपकी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, यानी कि अगर आपने प्रोडक्शन की 0 यूनिट किया है तो आपकी कॉस्ट है वो 0 रहेगी, और अगर आपने प्रोडक्शन 1 यूनिट का कराया तो आपकी कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ हो जाती है। 2 यूनिट का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ हो जाती है। इस तरीके से अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी जो ये कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत वो आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती रहती है। तो वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है यानी कि उत्पादन के साथ घटती है या बढ़ती है, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं कि वो आपकी परिवर्तनशील लागत है, यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट उसको हम बोलते हैं। तो एक जो फर्म है जब वो प्रोडक्शन करती है और उसको फिक्स कॉस्ट जो है वो मिलनी बंद हो जाए, प्लस साथ में जब उसको टोटल रिवेन्यू जो है उसकी इक्वल हो जाती है किसके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको बंद करना पसंद करती है और कुछ टाइम पीरियड तक वो जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर देगी। एक तो कंडीशन इसकी ये होती है। दूसरी कंडीशन एक इसके अंदर जो हो सकती है कि आपके पास जो AR है, जो एवरेज रिवेन्यू या जिसको हम प्राइस बोलते हैं, वो आपकी इक्वल होती है किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, यानी कि जो आपके पास औसत परिवर्तनशील लागत होती है, इसको हम बोलते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। कि आपके पास औसत परिवर्तनशील लागत जब एक फर्म को इतना मिल रहा होता है तो ये मिनिमम पॉइंट होता है। इसके बाद अगर आपकी जो एवरेज रिवेन्यू अगर वो और भी कम हो जाती है और आपके पास ABC अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है AR से, तो जो फर्म है वो इस कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्शन है वो नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपीज़ है और
आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू है वो आपके पास कितना है, वो भी 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये शट डाउन की कंडीशन होती है। और अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट है वो 100 है होती है, लेकिन जो आपके पास एवरेज रिवेन्यू है वो कम होकर हो जाती है 80 रुपीज़, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फर्म कभी भी प्रोडक्शन नहीं करती, वो हमेशा अपने प्रोडक्शन को बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो उसको आप मिसअंडरस्टूड ना करें कि जो फर्म है वो बंद हो जाती है। फर्म यहाँ पे क्लोज नहीं होती, बल्कि वो कुछ टाइम पीरियड तक के लिए अपना जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर देती है। कुछ टाइम पीरियड मतलब हो सकता है कि वो 1 ईयर के लिए, या आपके जो 6 मंथ होते हैं 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए जो अपना प्रोडक्शन है उसको बंद कर देती है और वेट करती है, इंतज़ार करती है कि एक अच्छा टाइम पीरियड आएगा और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जब उसको मिलेंगी तो उस टाइम पीरियड पर वो अगेन अपना जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करती है और नया जो प्रोडक्शन है उसको करना वहाँ से स्टार्ट कर सकती है। तो ये कभी भी परमानेंट शटडाउन नहीं होता, परमानेंट फर्में जो हैं वो बंद नहीं होती, बल्कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो उत्पादन बंद करती हैं। इसको एक डायग्राम से हम समझ के देखते हैं। तो डायग्राम हमारे पास क्या है कि ये आपके पास ओ एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर आउटपुट है और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने एवरेज जो आपके पास रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। उसके बाद एक हमारे पास जो है वो ए आर और जो हमारे पास एम आर कर्व है वो है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक एम सी कर्व है जो कि आपका ए पॉइंट के ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि आपके पास एम आर एम सी एक दूसरे के इक्वल हैं और दूसरा जो एम सी कर्व है वो एम आर कर्व को बिलो से कट कर रहा है। इसी पॉइंट के ऊपर जो क्वांटिटी है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है कि एक जो फर्म है वो ओ क्यू क्वान्टिटी जो है, यानी कि जो ओ क्यू आउटपुट है उसका उत्पादन यहाँ पे करती है। यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व है जो कि आपको बताता है एक जो फर्म है उसके लॉस के बारे में, कि आपकी जो ई पोजीशन है इसके ऊपर क्या है, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो ग्रेटर देन है किससे, एवरेज रिवेन्यू से। मतलब यहाँ पे जो फर्म है उसको लॉस हो रहे हैं और ये जो लॉस है इस लॉस को यहाँ पे जो आपके पास ये डॉटेड एरिया जो है, ये डॉटेड एरिया आपको बताता है लॉस के बारे में। तो ये जो फर्म है उसका लॉस यहाँ पे शो करते हैं हम। अब बात आती है शटडाउन पॉइंट की, कि मान लेते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे जो फर्म है उसकी एवरेज रिवेन्यू जो है वो कम हो जाती है, यानी कि आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू कर्व है वो AR1 और जो आपके पास MR1 है उसके अंदर जो है वो कम हो जाती है, उसकी एवरेज और मार्जिन जो रिवेन्यू है वो कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन जो है उसके अंदर जो फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल है वो आपका शिफ्ट होकर कहाँ पर आ जाता है, इस E1 पॉइंट के ऊपर। और E1 जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो फर्म है उसको सिर्फ और सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी मिलती है। ये जो आपके पास ब्लू लाइन है इससे हमने एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट है उसको शो करा है, यानी कि जो आपके पास औसत परिवर्तनशील लागत है, तो औसत परिवर्तनशील लागत है वो हमने यहाँ पर शो करी है। और इस E1 पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे दिखाते हैं कि जो आपके पास AR1 है वो आपका इक्वल होता है किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो ऐसी जो पोजीशन है, ये जो E1 पॉइंट है ये आपकी शो करता है किसको, शटडाउन की कंडीशन को, कि यहाँ पे जो आपकी फर्म है वो अपने प्रोडक्शन को बंद कर देगी। कि अगर मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन एक और हम अगर एज्यूम करके चलें कि कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जो आपकी एवरेज रिवेन्यू है वो एवरेज रिवेन्यू और कम हो जाती है, और फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास जो है एक नया जो आपके पास AR2 और जो MR2 है उसकी कंडीशन होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो फर्म है वो कभी भी अपना उत्पादन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लगा रही है, यानी कि जो उत्पादन वो कर रही है अगर उसको सिर्फ वो भी ना मिले तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका जो आउटपुट लेवल है वो उसको बंद कर देती है, उसका जो उत्पादन है उस उत्पादन को बंद कर दिया जाता है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, यानी कि यहाँ पे उसका प्रोडक्शन बंद हो गया। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं शटडाउन की कंडीशन। तो ये आज की आपकी क्लास थी, और जो भी आपके सजेशंस हैं अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि जो आपकी वीडियो क्लासेस हैं उसकी जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके और आपको एक बेटर जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।